हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज कोर्स पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उन्हीं प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। लो तो शुरू करते हैं। निम्न में से किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जलकुंभी या एजोला? तो इसका राइट आंसर है जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। 2 मिनट। बंगाल का आतंक किस पादप को कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। सॉरी स्टूडेंट्स, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुवर्षीय पादप अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार पुष्पन करता है? तो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार पुष्पन कौन करता है? ए बांस, बी नीला कुरियंजी, सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं। तो स्टूडेंट, बांस जो है ये, इसका वैज्ञानिक नाम बम्बूसा एरिडिनेरिफोलिया है और ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 100 से 150 वर्ष में केवल एक बार पुष्पन करता है, जबकि नीला कुरियंजी जो है वो लगभग 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य कथन तो देखिए, ए है गाय, भेड़, बकरी, हिरन, कुत्ता, चीता आदि जंतु के अंडाशय में जनन काल के दौरान होने वाले चक्रिक परिवर्तन मध्य चक्र कहलाते हैं। मनुष्य, एप्स व बंदर आदि के अंडाशय में जनन के दौरान होने वाले चक्रिक परिवर्तन ऋतुस्राव चक्र कहलाते हैं। पादप व जंतु दोनों का जीवन चक्र सामान्यतः 3 प्रावस्थाओं कायिक या किशोरावस्था, जनन प्रावस्था, वृद्धावस्था या जीर्णावस्था में विभेदित होता है। और डी है, जीवन चक्र की तीनों प्रावस्थाओं के मध्य संक्रमण के लिए एंजाइम उत्तरदायी होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपने इसका सही जवाब दे दिया होगा। मैं अगर एक एक ऑप्शन पे बात करूं तो गाय, भेड़, बकरी, हिरन, कुत्ता, चीता आदि जंतु जो है नॉन प्राइमेट जंतु हैं और इनमें एक विशेष ऋतु में जो है इनके अंडाशय में कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके कारण इनमें जनन की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। इसे मध्य चक्र कहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। बात करें मनुष्य, एप्स, बंदर आदि के अंडाशय में जनन काल के दौरान जो परिवर्तन, चक्रिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें ऋतुस्राव कहते हैं। बिल्कुल, ये हर महीने होने वाली एक प्रक्रिया है जिसे ऋतुस्राव या आर्तव चक्र कहते हैं, जो मनुष्य, एप्स और बंदरों में पाया जाता है। बिल्कुल, ये भी कथन हमारा जो है वो सत्य है। हमें एक असत्य कथन को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट, अगर हम आगे बढ़े तो हमारा ऑप्शन सी है, पादप व जंतु दोनों का जीवन चक्र सामान्यतः 3 प्रावस्थाओं क्रम से कायिक या किशोरावस्था। बिल्कुल, पादपों में कायिक, जंतुओं में हम किशोरावस्था कह सकते हैं। जनन प्रावस्था और वृद्धावस्था या जीर्णावस्था, जंतुओं के लिए वृद्धावस्था, पादपों के लिए जीर्णावस्था में विभेदित होती है। तो ये कथन भी है हमारा सत्य कथन। तो स्वाभाविक बात है, जो डी बचा है वो हमारा सत्य कथन होगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि जीवन चक्र की तीनों प्रावस्थाओं के मध्य संक्रमण, तीनों प्रावस्थाओं के मध्य संक्रमण स्टूडेंट यानी किशोरावस्था से जनन प्रावस्था में जब आएगा तो क्या चेंजेस होंगे, और जनन प्रावस्था से वृद्धावस्था में जब आएगा तो ये एक संक्रमण ये है। तो ये एंजाइम के कारण होता है। तो बिल्कुल गलत बात है, ये हार्मोन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? हार्मोन्स के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर, गलत कथन जो है हमारा वो डी है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो ए, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। युग्मकों का निर्माण पादप व जंतुओं में लैंगिक जनन के दौरान होता है। शैवाल सामान्यतः समयुग्मकी होते हैं। युग्मकों का निर्माण समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन के फलस्वरूप हो सकता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। स्टूडेंट्स देखो, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, बिल्कुल सही है। युग्मकों का निर्माण पादप व जंतुओं में बिल्कुल दोनों में हो सकता है। युग्मकों का निर्माण शैवाल सामान्यतः समयुग्मकी होते हैं। नहीं, शैवाल समयुग्मकी भी हो सकते हैं, असमयुग्मकी भी हो सकते हैं और विषम युग्मकी भी हो सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये बात हमारी गलत है। और रही बात युग्मकों का निर्माण समसूत्री, तो बिल्कुल जो पादप अगुणित हैं या जंतु अगुणित हैं उनमें युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन से होगा, क्योंकि युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। और जो सजीव जो है वो द्विगुणित हैं, तो उनमें युग्मक निर्माण के समय होगा अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि युग्मक अगुणित होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण जो द्विगुणित संरचना है वो अगुणित संरचना में बदल जाती है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों के कारण युग्मकों का निर्माण हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी होगा।
15वां, निम्न में से कौन सा शैवाल समयुग्म के प्रकार का होता है? तुरंत आप आंसर दीजिए, वो सिंपल सा सवाल है। ए फ्यूकस, बी क्लेमाइडोमोनास, सी वॉलवॉक्स और डी क्लेडोफोरा। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है डी क्लेडोफोरा, क्योंकि ऊपर वाले तीन जो हैं ये तीनों की तीनों हैं विषम युग्म की, विषम युग्म की। तो ये वाला जो शैवाल है क्लेडोफोरा ये होता है समयुग्म की, तो इस पर आप ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से एक लिंगाश्रयी पादप या डायोसियस प्लांट कौन है? स्टूडेंट यहाँ मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फिर भी आप मुझे बताना जरूर कि आप साथ के साथ एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो हम सिर्फ डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर पर बात करेंगे, और अगर चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ हो तो उसमें समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हम साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। लीजिए तो हम ध्यान देते हैं। स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मैं अटक जाता हूँ बीच बीच में। स्टूडेंट दिन भर 6 से 7 घंटे क्लास लेने के बाद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है, 10 क्वेश्चन रोज के हैं, तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट आपको रोज के निकालने, और हो सकता है उसमें भी एक आध दिन का कोई गैप हो जाए, तो वो भी रोजाना नहीं निकालने। तो आप 10 दिन तो रोज 10 मिनट रोज के निकाल करके इस वीडियो को देखें जरूर। जब फाइनल आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता जरूर लगेगा। लो तो हम एक लिंगाश्रय और द्विलिंगाश्रय प्लांट्स को समझ लेते हैं पहले, है ना। एक लिंगाश्रय, लो मैं पहले आप हिंदी में समझाता हूँ, हिंदी में थोड़ा नाम कंफ्यूज करने वाले हैं। एक लिंगाश्रय आप ऐसे समझो, एक पादप जो सिर्फ एक लिंग को आश्रय दे रहा है, समझ रहे हो आप ऐसा। एक लिंग मतलब या तो इस पे नर पुष्प ही है ना, नर पुष्प पे तो फिर मादा नहीं होगा, मादा किसी दूसरे पादप पर होगा, ये मादा पुष्प इस पर है। ठीक, तो एक लिंगाश्रय। लेकिन अंग्रेजी में नाम क्या है? अंग्रेजी में डायोसियस। ठीक है, डाई से आप पकड़िए, है ना। डाई मतलब जहां पर जो नर और मादा पुष्प है वो डाई मतलब दो अलग अलग पादपों पर है, तो उसको अंग्रेजी में हम डायोसियस कहेंगे। आप समझ पा रहे हैं। एक लिंगाश्रय मतलब जब कोई पादप एक ही लिंग को आश्रय दे, सीधा सीधा समझ आ रहा है ना, जिसपे एक ही लिंग हो। डायोसियस मतलब जब नर और मादा पुष्प दो अलग अलग पादपों पर हो, डाई दो, है ना, डाई से दो मतलब दो अलग अलग पादप है। यहाँ पे नर पादप अलग, नर पुष्प अलग पादप पर है, मादा पुष्प अलग पादप पर है। तो इस प्रकार के प्लांट जो है ना स्टूडेंट्स, वो कहलाते हैं एक लिंगाश्रय, जिसके सामान्य एग्जाम्पल होते हैं एक लिंगाश्रय में स्टूडेंट्स। जैसे इसके जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है एक लिंगाश्रय के, मैं आपको बताता हूँ, आप याद कर लीजिए, और इससे आगे एग्जाम्पल आते ही नहीं है परीक्षा में। तो देखो, एक लिंगाश्रय का उदाहरण होता है खजूर, है ना, ध्यान देना, पपीता, ठीक है, और आप एक और पकड़ लीजिए जो आपके एनसीईआरटी में आया है, मार्केंशिया। ये प्लांट एक लिंगाश्रय है, और ज्यादातर मैंने एग्जाम में यही जो है प्लांट देखे हैं, ये खजूर, पपीता और मार्केंशिया एक लिंगाश्रय है। और स्टूडेंट आप देखें ना, एक लिंगाश्रय यानी कि डायोसियस जो प्लांट है वो, उन पर या तो नर जननांग होंगे या मादा जननांग, या तो नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा। इसका मतलब इनके जो पुष्प होंगे ना वो सदैव क्या होंगे, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, है ना। पुष्पों के लिए एक लिंगी द्विलिंगी शब्द आएगा, और पादप के लिए पूरे के लिए एक लिंगाश्रय द्विलिंगाश्रय शब्द आएगा, यानी कि डायोसियस, और जैसे ये है तो ये मोनोसियस। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं। तीन उदाहरण, खजूर, पपीता, मार्केंशिया, एक लिंगाश्रय है, और पुष्प भी कैसे हैं, एक लिंगी। ध्यान देना, आने वाले प्रश्नों के सारे जवाब सही निकलने चाहिए। अब चलो द्विलिंगाश्रय, दी तो आप समझ ही गए होंगे ना। द्विलिंगाश्रय यानी एक ही पादप पर दो लिंगों को आश्रय मिल रहा है, कौन कौन, नर, मादा। अब वो ये सिचुएशन भी हो सकती है, या एक ही पुष्प पे मादा जननांग भी है और उसी पे नर भी, यानी द्विलिंगी पुष्प, है ना। द्विलिंगी है ना, नर और मादा एक ही पुष्प पे, तो पुष्प कौन सा हो गया, द्विलिंगी। और द्विलिंगी जिस पादप पे लगा है वो द्विलिंगाश्रय, तो दोनों लिंगों को आश्रय मिल गया। जबकि यहाँ पर नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है, नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है, तो पुष्प तो एक लिंगी है, पुष्प तो क्या है, एक लिंगी है। इन पादप क्या है, पादप तो दोनों लिंगों को आश्रय दे रहा है, एक लिंगी पुष्प को भी, और मतलब नर पुष्प को भी और मादा पुष्प को भी। दैट मीन्स पादप तो द्विलिंगाश्रय हुआ। इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट, कि द्विलिंगाश्रय जो प्लांट्स हैं वो, उनके जो पुष्प हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं, लेकिन पादप वो द्विलिंगाश्रय है। अगर
द्विलिंगाश्रयी प्लांट्स में एक लिंगी पुष्प वाले पादपों की हम बात करें तो वो होंगे तरबूज। तरबूज में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे बेल है तरबूज की, तो इस पर एक जगह लगा होता है नर पुष्प और एक जगह लगा होता है मादा पुष्प। इस प्रकार तो पादप के पुष्प क्या हुए, एक लिंगी, लेकिन पादप क्या हुआ, द्विलिंगाश्रयी। ठीक है, तरबूज, सेम तरबूज के जैसे खीरा या जितने भी कुकर बीटेसी गुल के पादप हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, है ना, तरबूज, खीरा। और एक स्थिति क्या बनती है स्टूडेंट, एग्जाम्पल याद रखना, तरबूज, खीरा द्विलिंगाश्रयी, पुष्प एक लिंगी है लेकिन पादप द्विलिंगाश्रयी है। एक स्थिति क्या है कि पादप भी द्विलिंगाश्रयी है और पुष्प भी द्विलिंगी है, यानी नर और मादा पुष्प एक पर ही है। इसके एग्जाम्पल होंगे, इस प्रकार के एग्जाम्पल होंगे गुड़हल एंड कारा। ध्यान देना, अगर मैं कहूं कि निम्न में से कौन द्विलिंगाश्रयी पादप है, तो तरबूज द्विलिंगाश्रयी है, खीरा द्विलिंगाश्रयी है, गुड़हल द्विलिंगाश्रयी है और कारा भी द्विलिंगाश्रयी है। लेकिन मैं कहूं कि इन द्विलिंगाश्रयी पादपों में पुष्प कौन से हैं, तो तरबूज और खीरा जो है ना वो एक लिंगी पुष्प है, जबकि गुड़हल और कारा जो है वो द्विलिंगी पुष्प है। लेकिन ये इनके पादप कौन से हैं, तो पादप इनके द्विलिंगाश्रयी है। आशा करता हूं कि थोड़ी मदद तो आपको मिली होगी, लेकिन चूंकि बातें कंफ्यूज करने वाली है और अगर हुए हो थोड़ा सा पीछे जाओ और वापस आ आओ और इनको एक कॉपी में लिख लो, रिवाइज कर लो, चीजें याद हो जाएगी, है ना। तो जो चीजें कठिन होती है उनके लिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आशा करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि निम्न में से एक लिंगाश्रयी पादप है तो नारियल। तो अभी अभी हमने देखा था कि नारियल का जो है ना पुष्प जरूर एक लिंगी है लेकिन पादप, अच्छा नारियल नहीं लिखा था क्या, चलो चलो चलो, यहाँ तरबूज, खीरा और एक एग्जाम्पल और बढ़ा लेते हैं, नारियल, है ना, नारियल। तो नारियल का पुष्प जरूर एक लिंगी है लेकिन पादप क्या है, पादप द्विलिंगाश्रयी है, हमें एक लिंगाश्रयी प्लांट देखना, गलत। खजूर, यस खजूर एक लिंगाश्रयी है लेकिन ये तो नहीं है ना। नारियल गलत। पपीता, यस पपीता। खजूर और पपीता दोनों एक लिंगाश्रयी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से द्विलिंगाश्रयी पादप नहीं है। इस पे नर व मादा दोनों प्रकार के पुष्प है ना, ये द्विलिंगाश्रयी है। गुड़हल, इस पे द्विलिंगी पुष्प यानी द्विलिंगाश्रयी है, ये द्विलिंगाश्रयी है। खजूर, खजूर पे नर पुष्प अलग पादप पर है, मादा पुष्प अलग पादप पर है, मान कि ये एक लिंगाश्रयी है, ये द्विलिंगाश्रयी नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अच्छा तरबूज बच रहा है, तरबूज को भी देख लो। तरबूज में क्या होगा, नर पुष्प मादा पुष्प एक ही पादप पर है, यानी ये द्विलिंगाश्रयी है। आंसर हमारा सी है। 18वां, निम्न में से द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है स्टूडेंट, सुनिए देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नारियल का पुष्प द्विलिंगाश्रयी है, पादप द्विलिंगाश्रयी है सॉरी, लेकिन पुष्प क्या है, एक लिंगी, तो ये द्विलिंगी पुष्प नहीं है। गुड़हल द्विलिंगाश्रयी प्लांट, द्विलिंगी पुष्प, राइट आंसर बी। पपीता एक लिंगाश्रयी प्लांट, एक लिंगाश्रयी पुष्प। तरबूज एक लिंगी पुष्प है, द्विलिंगाश्रयी पादप है। हमें पुष्प के बारे में बात करें तो पुष्प जो है द्विलिंगी वो गुड़हल का होता है। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न, निम्न में से एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी पुष्प कौन है भाई, लीजिए हम लेते हैं ऊपर, हमारा पेन जो है वो थोड़ा सा गुम जाता है बार बार। नारियल एक लिंगी पुष्प है बिल्कुल। तरबूज एक लिंगी पुष्प है, निम्न में से एक लिंगी पुष्प, हाँ बिल्कुल ये दोनों है। पपीता, पपीता और खीरा ये भी है। अच्छा नारियल और तरबूज पादप द्विलिंगाश्रयी है लेकिन पुष्प पूछ रहा है ना, तो पुष्प तो एक लिंगी है बिल्कुल। पपीता पादप एक लिंगाश्रयी और पुष्प एक लिंगाश्रयी, तो फिर पुष्प तो एक लिंगी होना ही है बिल्कुल। खीरा पादप द्विलिंगाश्रयी है और पुष्प, पुष्प तो एक लिंगी है। खजूर पादप एक लिंगाश्रयी लेकिन हमसे पूछा है पुष्प, तो पुष्प क्या है, अरे एक लिंगाश्रयी है ना, तो पुष्प तो डेफिनेटली एक लिंगी होना ही है फिर, तो राइट आंसर हमारा होगा डी सभी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न लो, चलो मैं थोड़ा सा हो जाता हूं अब साइड में, सॉरी स्टूडेंट्स, दो मिनट, इस डिजाइन को हम मिटा देते हैं। चलिए और अब हम आते हैं इधर, चलिए हम गायब ही होंगे क्या, चलिए तो अब हम बात करते हैं, लीजिए ये 20वां प्रश्न है, थोड़ी सी तसल्ली हो रखी है, शायद 10 मिनट से मैंने आज ज्यादा ले लिए, मे भी आज 15 मिनट लग गए होंगे, कोई बात नहीं। निम्न में से सत्य कथन है, द्विलिंगाश्रयी
द्विलिंगाश्रयी यानी कि मोनोसियस पादपों पर लगे पुष्प एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आप बताओ हो सकते हैं क्या? अभी समझाया था ना मैंने पीछे कि द्विलिंगाश्रयी पादपों पर लगे पुष्प एक लिंगी व द्विलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। द्विलिंगाश्रयी पादपों पर मैंने अभी अभी आपको समझाया, चलो यहाँ पर फिर समझ लेते तो हमारा कंफ्यूजन पूरा ही क्लियर। द्विलिंगाश्रय का मतलब क्या है? एक लिंगी, मतलब द्विलिंगाश्रयी पादप, ये पादप है और इस पर एक लग रहा है नर पुष्प और एक लग रहा है मादा पुष्प। तो बताओ हुए कि नहीं हुए एक लिंगी पुष्प, है ना? पुष्प तो एक लिंगी है ना, लेकिन पादप क्या है? द्विलिंगाश्रय। क्या द्विलिंगाश्रय पादप पर द्विलिंगी पुष्प हो सकते हैं क्या? मान लीजिए पादप है और इस पे जो पुष्प लग रहा है वो पुष्प जो है वो नर पुष्प भी है और उसी में मादा जन्नांग भी प्रेजेंट है, जैसे गुड़हल। तो हुआ कि नहीं हुआ द्विलिंगी पुष्प? लेकिन और पादप द्विलिंगाश्रय, पुष्प एक लिंगी, पादप द्विलिंगाश्रय, यानी कि द्विलिंगाश्रय जो पादप है उस पर पुष्प जो है वो एक लिंगी भी हो सकते हैं और द्विलिंगी भी हो सकते हैं। तो कथन हमारा है सत्य। आगे बढ़ते हैं। तरबूज, खीरा, नारियल, गुड़हल, कारा सभी द्विलिंगाश्रयी पादप है। देखो आपके उदाहरण भी क्लियर होने, ऑप्शन इस प्रकार के हैं कि बिल्कुल सही बात है। ये तरबूज द्विलिंगाश्रयी है, लेकिन यहाँ पर हम दो कैटेगरीज बनाते हैं स्टूडेंट, तरबूज, खीरा, नारियल, है ना, बिल्कुल द्विलिंगाश्रयी नो डाउट। लेकिन ये सब पुष्प कैसे हैं? इनके पुष्प एक लिंगी है, ये ध्यान देने वाली बात। गुड़हल, कारा द्विलिंगाश्रय बिल्कुल, लेकिन इनके पुष्प कैसे हैं? द्विलिंगी। देखो कितने प्यारे एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन हैं कि आपको कई सारी बातें सीखने को मिलेगी। तो कथन हमारा ये भी बिल्कुल क्या है? सत्य है। तरबूज, खीरा, नारियल, गुड़हल व कारा सभी पर एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं, ये गलत बात है ना। जब हम कह रहे हैं कि गुड़हल, कारा पे द्विलिंगी पुष्प होते हैं तो सभी पे एक लिंगी पुष्प कैसे हो सकते हैं? मतलब बात ये सही नहीं है। एक लिंगाश्रयी पर सदैव एक लिंगी पुष्प लगेंगे, हाँ बिल्कुल ये तो बात सही। पादप भी एक लिंगाश्रयी तो एक लिंगी पुष्प लगेंगे उस पर। तो पपीता, खजूर, मार्केंड से उदाहरण याद कर लेना स्टूडेंट। ऑप्शन में मैंने उदाहरण ही याद कराने की कोशिश की आपको कि बिल्कुल पपीता याद करिए, रटो। पपीता, खजूर और मार्केंशिया एक लिंगाश्रय पादप है और जो एक लिंगाश्रय पादप होता है ना उसमें नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है। इसका मतलब ये सदैव पुष्प जो होते हैं ये भी एक लिंगी होते हैं। मतलब बात हमारी ये भी है सत्य। तो हमारी सिर्फ तीसरे नंबर की बात है ना वो असत्य, बाकी सब सत्य। यानी पहला कथन सत्य, दूसरा कथन सत्य, चौथा कथन सत्य और पांचवा कथन सत्य। ऑप्शन है क्या 1 2 3 4 पांचों सत्य? नहीं, तीसरा गलत है ना। 1 2 3 नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं ऑप्शन है। चौथा और पांचवा सत्य है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी सत्य बातें हैं। पहला सत्य है, दूसरा सत्य, हाँ बिल्कुल। तीसरा सत्य नहीं था, इधर नहीं है। चौथा सत्य, पांचवा सत्य, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो स्टूडेंट ये एक कोशिश थी हमारी कि हम आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करें। आशा करता हूं कि आपको इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और निश्चित तौर पर मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि हो सकता है कि वीडियोस में हमारे जो प्रारंभिक वीडियोस हैं इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के उसमें कुछ कमियां रह रही हो। तो जो भी कमियां रही हैं आपको महसूस हो रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आने वाले समय में, क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट हमारे हैं लेकिन जो कमियां हैं उनको तो आप हमें बताएंगे कि सर ये कमी रह रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाली क्लासों में हम उन कमियों को दूर करके और अच्छे क्वालिटी वाले वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों की क्लास पसंद आई होगी। इसी के लिए हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू।